नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है सब ठीक होंगे। अपना और अपने परिवार का हमेशा की तरह आप लोग ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, बात है अक्टूबर 2014 की। दिवाली करीब थी। हर कोई इसे स्पेशल बनाने के लिए अपनी अपनी प्लानिंग करने में लगा हुआ था। गुड़गांव का एक स्कूल में आर्ट टीचर मोमिता अपने दोस्त अभिजीत पॉल के साथ इस दिवाली को और स्पेशल और यादगार बनाने के लिए इसे उत्तराखंड जाकर के मनाने का फैसला करती है। दोनों बड़े ही शौक से उत्तराखंड जाकर के दिवाली मनाते हैं, मगर उनकी यह ट्रिप एक बड़ा ही भयानक ट्रेजेडी में बदल जाती है, क्योंकि दोनों कभी लौट करके अपने घर वापस आ ही नहीं पाते हैं। तो आखिरकार मोमिता और अभिजीत के साथ उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ, इस पूरे कांड के पीछे किसका हाथ था और कांड के पीछे का कारण क्या था, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से। इस वीडियो में इस पूरे मामले में अदालत का जो फैसला था वह भी अपने आप में बड़ा ही अजीब था, और वो कैसे, यह जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 के दीपावली के आसपास की। 27 साल की मोमिता दास मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कल्याणी की रहने वाली थी, जबकि अभिजीत पॉल कोलकाता के दमदम का रहने वाला था। फिलहाल दोनों साउथ दिल्ली के लाड़ो सराय इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे, और यहीं रहते हुए मोमिता गुड़गांव के एक स्कूल में बतौर आर्ट टीचर जॉब कर रही थी, जबकि इसका 24 साल का दोस्त अभिजीत भी एक आर्टिस्ट था। मोमिता और अभिजीत इस बार दिवाली को यादगार बनाने के लिए इसे उत्तराखंड में जाकर के मनाने का फैसला करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद यह दोनों अक्टूबर 2014 को उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर देहरादून में अपनी दीपावली मनाते हैं। इन दोनों ने अपने परिवार वालों को इस ट्रिप के बारे में जानकारी पहले से ही दे रखी थी। देहरादून पहुंचने के 2 दिन तक इन दोनों की बातचीत परिवार वालों से होती रहती है, मगर अचानक 23 अक्टूबर 2014 के बाद मोमिता और अभिजीत दोनों का ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। पहले तो परिवार वाले समझते हैं कि शायद मोबाइल चार्ज न होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया होगा, मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब मोबाइल ऑन नहीं होता है तो परिवार वालों की चिंताएं बढ़ने लगती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं और अभिजीत और मोमिता के दोस्तों से इन दोनों के बारे में जानकारी लेने लगते हैं, मगर कहीं से भी मोमिता या अभिजीत के बारे में कोई जानकारी इन्हें नहीं मिलती है। यह लोग इस इंतजार में रहते हैं कि शायद अभिजीत या मोमिता दोनों में से कोई इन्हें कॉल करेगा, मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कॉल नहीं आता है। यहाँ तक कि घंटे दिन में बदल जाते हैं, मगर कहीं से कोई जानकारी निकल करके नहीं आ रही थी। थक हार करके 29 अक्टूबर 2014 को मोमिता के पिता मृणाल कृष्णदास दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन में जाकर के अभिजीत और मोमिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मिसिंग रिपोर्ट तुरंत दर्ज करने के बाद अभिजीत और मोमिता की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है। सीडीआर जांच में पता चलता है कि एक नंबर पर 23 अक्टूबर 2014 को कई बार कॉल की गई थी। आखिरी बार भी सेम नंबर पर कॉल किया गया था, और जब इस नंबर की जानकारी निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि किसी राजू दास का नंबर है। पुलिस राजू दास के नंबर पर कॉल करती है, मगर जांच में सामने आता है कि 23 अक्टूबर से ही राजू दास का मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आता है। अब 23 अक्टूबर से ही अभिजीत और मोमिता का मोबाइल भी स्विच ऑफ था, और राजू दास का भी मोबाइल सेम टाइम ही स्विच ऑफ हुआ था। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या किसी साजिश की तरफ इशारा? इसी बात का पता लगाने के लिए अब राजू दास की तलाश शुरू होती है। इन सबके बीच अभिजीत पॉल के पिता अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट कोलकाता के दमदम पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाते हैं। अब कोलकाता पुलिस भी अभिजीत की तलाश में लग जाती है। जांच के क्रम में ही दिल्ली पुलिस को यह पता चलता है कि मोमिता दास का मोबाइल भले ही 23 अक्टूबर को आखिरी बार स्विच ऑफ हुआ था, मगर IMEI नंबर से पता चलता है कि उनका मोबाइल दोबारा 24 अक्टूबर 2014 को स्विच ऑन हुआ था, और तब से इस मोबाइल पर एक नई सिम कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था। जांच करने पर पता चला कि यह सिम किसी मोहन दास के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस मोहन दास का पता लगाते हुए उस तक पहुंच जाती है। यहाँ आकर के पता चलता है कि मोबाइल नंबर फिलहाल राजू दास नाम का कोई व्यक्ति यूज कर रहा है। जब दूसरी बार था जब पुलिस के सामने राजू का नाम आया था। अब दिल्ली पुलिस की एक टीम देहरादून के विकास नगर पुलिस स्टेशन आ जाती है, और इसके साथ अभिजीत पॉल के कजन अभिताभ दास और जोनता पॉल भी आ जाते हैं विकास नगर पुलिस स्टेशन में। यहाँ आकर के दिल्ली पुलिस स्टेशन को जानकारी दे दी जाती है कि पिछले दिनों पुरौला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अनआइडेंटिफिकेशन डेड बॉडी प्राप्त की जाती है, और दिल्ली पुलिस के जवान भागते हुए
पुरोला पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और यहाँ आकर के पुलिस द्वारा इन्हें बताया जाता है कि जी हाँ, यहाँ पर एक अनआइडेंटिफिकेशन डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी को तुरंत पहचान लेते हैं कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति अभिजीत पॉल ही है और इस पहचान से यह पता चल चुका था कि अभिजीत अब इस दुनिया में नहीं रहा। अभिजीत का पता भले ही चल गया था, मगर मोमिता के बारे में अब तक किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं थी और सबसे बड़ा सवाल यह कि अभिजीत का कातिल कौन है, अब तक किसी को नहीं पता था। एक सस्पेक्ट राजू दास जरूर था, मगर यह राजू दास कौन था और कहां था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी अब तक नहीं थी। इसी राजू दास की तलाश में पुलिस वालों की टीम भटकते हुए टाइगर फॉल होते हुए लाखा मंडल आ जाती है। अभी पुलिस इस इलाके में राजू दास के बारे में पूछताछ कर ही रही थी कि एक इन्फॉर्मर द्वारा पुलिस को जानकारी मिलती है, मुखबिर के द्वारा, कि फिलहाल राजू दास अपने गांव संगरौली में है और वहां से एक बोलेरो के जरिए विकास नगर इलाके की तरफ जा रहा है। इन्फॉर्मर के मुताबिक जिस गाड़ी से विकास जा रहा था उस गाड़ी का नंबर था UK 07A 7916। पुलिस की एक टीम तुरंत इस रूट पर आ जाती है और राजू दास के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद यह गाड़ी आती हुई पुलिस वालों को दिख जाती है। गाड़ी रोक करके तुरंत पुलिस वाले ड्राइवर को हिरासत में ले लेते हैं। आइडेंटिटी कार्ड के जरिए तुरंत कंफर्म हो जाता है कि यही राजू दास है। राजू दास को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इंटेरोगेशन में इसे अभिजीत और मोमिता की तस्वीर दिखाई जाती है, मगर राजू इन्हें शुरू में पहचानने से इनकार कर देता है। फिर पुलिस वाले कॉल डिटेल के बारे में राजू को जानकारी देते हैं। थोड़ी देर की नानुक्कर के बाद राजू एक्सेप्ट कर लेता है कि इन दोनों को वो जानता है। राजू पुलिस वालों को बताता है कि वो मोमिता और अभिजीत को 23 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे अपनी गाड़ी से लेकर के टाइगर फॉल की तरफ गया था। राजू बताता है कि वहां उन्हें टाइगर फॉल पर छोड़ करके वहां से चला गया था और फिर वह नहीं जानता कि यह दोनों कहां गए। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि मोमिता का मोबाइल नंबर तुम्हारे पास क्यों है। इस पर राजू दास अपना बयान बदलने लगता है। अब पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती दिखाते हुए अपनी पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करता है। इस सख्ती के आगे राजू दास टूट जाता है और अब वह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई बताना शुरू कर देता है। राजू दास के बयान के मुताबिक शाम के लगभग 5:30 बजे 23 अक्टूबर 2014 को अभिजीत और मोमिता इसकी गाड़ी में बैठते हैं। दोनों को लेकर के राजू दास कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में उन्हें कुंदन दास, गुड्डू और बबलू दिखाई देते हैं। ये तीनों लड़के राजू के ही गांव के रहने वाले थे। इन सभी की उम्र लगभग 20 से 30 साल के बीच थी। राजू के खुलासे के मुताबिक राजू इन तीनों लड़कों को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा लेता है। पूछने पर यह अभिजीत से कहता है कि यह तीनों मेरे गांव के हैं, आपको छोड़ने के बाद मैं गांव जाऊंगा तो इन्हें भी अपने साथ लेकर के चला जाऊंगा। फिर तीनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाते हैं और गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगती है। अभी गाड़ी कुछ ही दूर गई थी कि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए लड़के बीच वाली सीट पर बैठे हुए मोमिता से छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। इस पर अभिजीत लड़कों का विरोध करना शुरू कर देता है और राजू से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, मगर वह तीनों लड़के अभिजीत से गाड़ी के अंदर ही मारपीट करना शुरू कर देते हैं और ड्राइवर राजू भी गाड़ी चलाना जारी रखता है। इसी बीच गाड़ी के पीछे बैठे हुए लड़के अपने पास से नायलॉन की एक मजबूत रस्सी निकालते हैं और उसी रस्सी को अभिजीत के गले पर बांध देते हैं। फिर यह लड़का उस रस्सी को तब तक जोर से खींचकर रखता है जब तक कि अभिजीत का दम नहीं घुट जाता, उनकी मौत नहीं हो जाती। अभिजीत की जान लेने के बाद राजू ड्राइवर को टाइगर फॉल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो टाइगर फॉल ले जाने की बजाय लाखा मंडल की ओर लेकर के चला जाता है। इसी बीच ये सभी मिलकर के अभिजीत की बॉडी को गाड़ी के पिछले हिस्से में रख देते हैं और तीनों लड़के बीच वाली सीट पर आकर के बैठ जाते हैं, जहां पर अभी भी मोमिता बैठी हुई थी। राजू के मुताबिक मोमिता लगातार मदद के लिए चिल्लाने की गुहार लगा रही थी, अपनी कोशिश कर रही थी, अपने हाथ और पैर मार रही थी, मगर लड़कों ने उनके मुंह को दबा कर रखा था। इस सबके बीच राजू दास उस गाड़ी को सुनसान इलाके में लेकर के जाता है। यहाँ पर वो लोग मोमिता को गाड़ी से उतारते हैं। राजू, गुड्डू और कुंदन तीनों मिलकर के लड़की का हाथ पैर पकड़ते हैं और बबलू दास बड़ी ही बेरहमी से इस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। राजू द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के बाद इन लोगों को लगता है कि अगर इन्होंने लड़की को जिंदा छोड़ दिया तो लड़की सारी जानकारी पुलिस को दे देगी और ये सभी पकड़े जाएंगे। इसीलिए सभी मिलकर के लड़की को भी जान से मारने का प्लान बनाते हैं और फिर मोमिता के स्पॉट को उसका ही गला घोट देते हैं। अब ये सभी लाश को ठिकाने लगाने का प्लान में लग जाते हैं।
फिर तय होता है कि इन दोनों की लाश यहीं यमुना नदी में फेंक दी जाएगी। इसी के बीच मोमिता दास की जो लाश थी वो भी ये गुंडे गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक देते हैं और फिर गाड़ी को लेकर के यह लोग रात के लगभग 10 से 11 के बीच यमुना ब्रिज पर आ जाते हैं। सबसे पहले यह मोमिता की लाश को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और उसे नदी में फेंक देते हैं। अब यह लोग अभिजीत के शव को नदी में फेंकने का प्लान बना रहे थे, लेकिन तभी दूसरी ओर से एक गाड़ी आती हुई इन्हें दिखाई देती है और डर के मारे यह लोग अभिजीत को नदी में नहीं फेंक पाते हैं और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग निकलते हैं। अब ये लोग चलते हुए नौगांव की तरफ जा रहे थे। फिर मौका मिलते ही एक सुनसान इलाके में राजू और उनके दोस्त अभिजीत के शव को एक सुनसान इलाके की गहरी खाई में फेंक देते हैं और ये लोग फिर बड़े आराम से अपने गांव चले जाते हैं। दोनों लाश को ठिकाने लगाने के पहले इन लोगों ने अभिजीत और मोमिता का पर्स लूट लिया था और इसके अलावा इन लोगों ने उनके कपड़े भी चुरा लिए थे। राजू दास ने पूछताछ के बाद उसकी तलाशी भी ली जाती है। तलाशी के दौरान राजू दास के पॉकेट से एक छोटा सा पर्स निकलता है और इस पर्स में 200 रुपए का एक नोट और वोटर आईडी कार्ड और अभिजीत की फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी मिलती है। पूछने पर राजू बताता है कि यह पर्स उसने अभिजीत की जेब से चुराई थी। राजू के कन्फेशन के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि अब बताओ बबलू, कुंदन और गुड्डू कहाँ मिलेंगे। इस पर राजू बताता है कि यह लोग अब तक गांव में ही है। इस जानकारी मिलने के बाद पुलिस वाले तुरंत इस लोगों को उनके गांव टुंग के लिए निकल जाते हैं। अभी पुलिस वाले गांव में घुसे ही थे कि सामने से उन्हें 3 लड़के आते हुए दिखाई देते हैं। उनके बताए अनुसार ये बताता है कि यही तीनों लड़के कुंदन, बबलू और गुड्डू हैं। पुलिस वालों को देखते ही यह लड़के भागने लगते हैं, मगर पुलिस वाले तुरंत ही इन तीनों को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। गिरफ्तार किए हुए तीनों लड़कों में से एक लड़का बबलू दास अपने कंधे पर एक शॉल रख करके घूम रहा था। इस शॉल को देखते ही पुलिस के साथ मौजूद अभिजीत के कजन अमिताभ दास तुरंत इस शॉल को पहचान लेते हैं और पुलिस वाले को बताते हैं कि यह शॉल उनके भाई अभिजीत की है। अब पुलिस वाले इन चारों आरोपियों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और इसके बाद राजू दास की गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाता है। इधर अभिजीत की लाश को 31 अक्टूबर 2014 को ही मिल गई थी, मगर मोमिता की लाश अब तक पुलिस वाले को नहीं मिल पाई थी। इसीलिए पुलिस वाले राजू, बबलू, गुड्डू और उनके साथ इन दोनों की निशानदेही पर 13 नवंबर 2014 को मोमिता की लाश ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस वालों के साथ मोमिता के रिश्तेदार सुरंजना रॉय और उनके पिताजी भी मौजूद होते हैं। खोजी दल को यमुना नदी के किनारे एक महिला को एक सेमी बॉडी मिलती है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर सिर्फ एक ब्लैक कलर की शॉर्ट थी, जबकि कमर के नीचे कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस के साथ मौजूद मोमिता के रिश्तेदार इस लाश को देख करके पक्के तौर पर तो इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, हालांकि यह कहते जरूर हैं कि वह लगभग 50% श्योर हैं कि यह शव मोमिता का ही है। पहचान की पुष्टि न होने पर अब पुलिस वाले मोमिता के भाई मृगनकांत दास को पहचानने के लिए बुलाते हैं। मोमिता के पास से बरामद की गई चीजें, उनके कपड़े और फोटोग्राफ्स देखकर भाई ने कंफर्म कर दिया कि यह शव मोमिता दास का ही है। 15 नवंबर 2014 को मोमिता का पोस्टमार्टम किया जाता है और उधर 18 नवंबर 2014 को पुलिस वाले चारों आरोपियों को उत्तरकाशी के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हुए इन चारों को पुलिस कस्टडी में ले लेते हैं। आगे की पूछताछ में सभी आरोपी खुलासा करते हैं कि इन्होंने अभिजीत और मोमिता का बैग रास्ते में ही फेंक दिया था। फिर इन लोगों की निशानदेही पर कुछ दिनों की मेहनत के बाद कालसी चक्राता मोटर रोड के किनारे उस झाड़ी से पुलिस ने उनके दोनों के बैग भी बरामद कर लेती है। आगे की जांच में कंफर्म होता है कि यह दोनों बैग मोमिता और अभिजीत के ही हैं। बैग के अंदर दोनों के कपड़े और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हो जाते हैं। अब तक की जांच में दिल्ली पुलिस के साथ साथ उत्तराखंड के कई अलग अलग थाने की टीम इस केस पर काम कर रही थी और फाइनली 29 नवंबर 2014 को इस केस को देहरादून के विकास नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाता है। आगे की जांच के बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस वाले अहम सबूत जुटाना शुरू कर देते हैं ताकि अभिजीत और मोमिता के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इस केस की शुरुआती सुनवाई निचली अदालत में शुरू होती है। लगभग 4 सालों तक इस केस की सुनवाई होती रहती है और फाइनली 2018 में इस केस में अदालत का फैसला आता है। अदालत चारों आरोपियों को दोषी करार देती है, जिनमें से ड्राइवर राजू दास को मुख्य आरोपी मानते हुए धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए इन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। 2018 में इस केस में अदालत का फैसला आता है। अदालत चारों आरोपियों को दोषी करार देती है, जिनमें से ड्राइवर राजू दास को मुख्य आरोपी मानते हुए धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए इसे मौत की सजा सुनाई जाती है, जबकि अदालत द्वारा कुंदन दास, गुड्डू और बबलू को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।
साथ ही इन तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। चारों आरोपियों को सबूत मिटाने का भी दोषी पाया जाता है। इसीलिए धारा 201 के तहत राजू, बबलू, कुंदन और गुड्डू को 7 साल की अलग से सजा सुनाई जाती है। इन दोषियों को यह सजा 27 अक्टूबर 2018 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुल्तान अहमद ने सजा सुनाई थी। मोमिता और अभिजीत के परिवार इस फैसले पर असंतोष जताते हुए कहते हैं कि अगर सभी आरोपियों को फांसी की सजा मिलती तो ज्यादा बेहतर होगा। इस फैसले के खिलाफ चारों आरोपी उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपील करते हैं। निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसलों और इन आरोपियों के गुनाहों को देखते हुए हर कोई यही उम्मीद कर रहा था, या तो हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा जाएगा या फिर बाकी आरोपियों को भी मौत की सजा सुनाई जाएगी। मगर हाई कोर्ट से जो फैसला आता है उसे देख करके हर कोई चौंक जाता है। 2024 के अप्रैल के महीने में उत्तराखंड हाई कोर्ट में इस केस से जुड़ी हुई सुनवाई पूरी होती है। अदालत द्वारा अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है और फिर 13 मई 2024 को उत्तराखंड हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहती है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इसीलिए इन सभी को केस से बरी किया जाता है। और इस तरह जिन आरोपियों को निचली अदालत ने दोषी पाते हुए कड़ी से कड़ी सजा सुनाई थी, उन्हें हाई कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाता है। अदालत की ओर से यह भी निर्देश दिया जाता है कि जल्द से जल्द इन दोषियों को जेल से रिहा कर दिया जाए। उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस केस की सुनवाई रविंद्र मैथानी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की थी। दोस्तों, निचली अदालत द्वारा या फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में जो भी फैसला सुनाया, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। फिर भी हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। बाकी हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें, ताकि ऐसी ही कहानी हमारे साथ लगातार आप सुनते रहें। धन्यवाद।